Morning class, against to the second part of the संविधान। मैं एनसी कैंपस पीके सर पॉलिटी एंड हिस्ट्री का एजुकेटर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी संविधान से संबंधित, यानी संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, जिसमें हम लोग कुछ चर्चाएं किए थे फर्स्ट पार्ट में कि संविधान किसे कहते हैं और विश्व का पहला देश कौन था जिसने अपना लिखित संविधान बनाया, जिस पे चर्चाएं हो गई थी। और हम लोग फर्स्ट वीडियो में ये देखे थे कि भारतीय संविधान जो था, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। आज तक किसी भी देश का इतना बड़ा संविधान नहीं है, जिस पर कल हम लोग चर्चा किए थे कि मूल संविधान, भारतीय संविधान का मूल संविधान और आधुनिक संविधान की बात करें तो आधुनिक यानी वर्तमान समय में हम मूल संविधान और आधुनिक संविधान देखते हैं कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय मूल संविधान में भागों की संख्या 25 थी। अनुच्छेद की बात करें तो 395 और अनुसूचियां 8 थी। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो इस समय आधुनिक संविधान या वर्तमान संविधान भारत का है, जिसमें 25 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हो गए हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। क्यों? कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की भी प्रक्रिया है और समय समय पर संशोधन किया जाता है, जिसके तहत भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। देखते हैं कि कौन से भाग बढ़े हैं, उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। क्वेश्चंस ये बनता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो हम हर कंडीशन में एक ही आंसर देंगे। 22 भाग हैं। 25 को हम ट्रिक नहीं करेंगे। अभी हम बताएंगे कि 25 भाग कैसे हुआ है और ये आंसर में क्यों नहीं माना जाता है। यदि आप 25 ट्रिक करके आएंगे तो आपका ऑप्शन गलत माना जाएगा। यानी आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आप 22 ही ऑप्शन लगाइएगा। ठीक। अगर अनुच्छेद पूछे कि कितने अनुच्छेद हैं, तब भी हम लगाएंगे अनुच्छेद 395 हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो उसमें हर कंडीशन में हम 12 अनुसूचियों को ही लेंगे, 8 नहीं ऑप्शन ट्रिक करेंगे। अब देख लेते हैं कि 22 भाग हैं लेकिन वर्तमान में 25 हैं, तो ये 25 ऑप्शन क्यों नहीं सही हो सकता है। चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो 25 भाग हैं वो हमारे मूल भाग नहीं हैं, ये भाग के ही अंतर्गत आए हैं, जिसे हम उपभाग बोलते हैं, सब पार्ट बोलते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, भाग संख्या 9 यानी भाग 9, पार्ट 9 की बात करें तो पार्ट 9 हमारा जो है मूल भाग है संविधान का। इसके अंतर्गत 2 और पार्ट जोड़ेंगे, 9क और 9ख। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो इस तरह से देखा जाए, भाग 4 में देखें तो भाग 4 में एक और बढ़ गया, 4 क बढ़ गया।
इस तरह से अगर हम काउंट करते हैं तो देखते हैं कि मूल भाग तो हमारा वही है, 9 है और 4 है, लेकिन इसमें जो 9 का और 9 का और 4 का बढ़े हैं ये हमारे सब पार्ट में आएंगे, भाग का मूल भाग नहीं कहलाएंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है भाग 22 ही सही होगा। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। 395 अनुच्छेद की अगर बात करें कि 395 अनुच्छेद, सॉरी यहाँ पे गलती लिख गया अनुच्छेद में, 395 हमारा जो है मूल अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो बुकों में लिखा मिलता है 465 और 470। ये दो लिखे मिलते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 465 या 470 लिखे मिलेंगे, लेकिन हमें ऑप्शन जो ट्रिक करना है वो अनुच्छेद 395 ही ट्रिक करना है, न कि 465 और 470। क्लियर हुआ? अब इनको देख लेते हैं कि कैसे ये 465 470 गए। जैसे कि हम बात करते हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 की बात करें तो इस अनुच्छेद 15 में 6 उप क्लास बढ़ाए गए हैं, यानी उप अनुच्छेद हैं। यानी उप अनुच्छेद का मतलब अनुच्छेद 15 1, अनुच्छेद 15 2, अनुच्छेद 15 3, इस तरह से। यानी अनुच्छेद 15 का अगर बात करें तो इसमें सब अनुच्छेद या उप क्लास की बात करें तो 6 आते हैं। 16 की भी बात करें आर्टिकल 16 का तो उसमें भी 6 उप क्लास जुड़े हुए हैं, उप आर्टिकल्स हैं, जिसके तहत देखा जाए तो इस तरह से हमारे अनुच्छेदों की संख्या जो है इनको भी काउंट कर लेते हैं, है ना। इस तरह से अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर हमारी कितनी हो जाती है 465 और 470, लेकिन मूल अनुच्छेद तो हमारा 395 ही तो है, उप क्लास को हम नहीं काउंट करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 395 ही होगा। अब बात करते हैं अनुसूचियां 8 थी और ऑप्शन सर आप बोले हो कि इसमें 22 भाग है और इसमें 395 ही सही है, ठीक है। तो इसको भी मैं बताता हूं क्योंकि इसमें 12 क्यों ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि ये अनुसूचियां जो बढ़ी हैं इन 8 अनुसूचियों के अंतर्गत नहीं है, उप अनुसूची नहीं है, इनको बढ़ाया गया है विधिवत कि ये हमारी अनुसूची 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो जो 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं उनकी बात मैं कर लेता हूं थोड़ा सा। अनुसूची 8 के बजाय हम जानते हैं कि हमारी अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है 12। बात करते हैं 9वीं अनुसूची, ठीक है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई, कोई बताएगा? बोलिए। हाँ करेक्ट, वो बता रहे हैं आप कि 9वीं अनुसूची जो है हमारी भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा, यानी भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम या एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई? यानी संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 में, जिसके तहत 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। अब अनुसूचियों की संख्या 8 के बजाय कितनी हुई 9, और ये 9वीं अनुसूची किसके सलाह पर जोड़ी गई या किसके कहने पर जोड़ी गई? वो था हमारे कहे थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आपको याद होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? करेक्ट आप जवाब दे रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे जिनके कहने पर भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 9वीं अनुसूची की संबंध की बात करें तो 9वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है भूमि सुधार
भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन प्रथा से है। यानी 9वीं सूची का उल्लेख है तो 9वीं सूची में किसका उल्लेख किया गया? हमारा भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है। ये 9वीं अनुसूची आई समझ में, कब बढ़ी और किसके कहने पे बढ़ाई गई, और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है। बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो थी हमारी वो संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची संविधान संशोधन 1985 में बढ़ाई गई थी। और ये अनुसूची का संबंध है हमारा दल बदल से, दल बदल पर प्रतिबंध, दल बदल पर प्रतिबंध लगाती है। यानी 10वीं अनुसूची हमारा जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वें यानी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ी गई, जिसका संबंध दल बदल प्रतिबंध से है। दल बदल क्या होता है कि जैसे कि किसी भी पार्टी का सदस्य जब दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी पहले पार्टी की मान्यता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। यही क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। बात क्लियर हुई? जैसे भाजपा का कोई सदस्य है, यदि वो कांग्रेस में जाना चाहता है और कांग्रेस में चला जाता है तो भाजपा की जो सदस्यता है उसकी समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992, सॉरी ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई, जिसका संबंध है स्थानीय स्वशासन से। किससे? स्थानीय स्वशासन प्रणाली से है। यानी कह सकते हैं ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है कि स्थानीय ग्राम स्तर पर शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, उसका गठन किया गया 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में किया गया। ठीक। 12वीं अनुसूची जो है हमारी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, जिसके लिए 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। यानी 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध है शहरी शासन प्रणाली से। शहरी शासन प्रणाली या कह सकते हैं नगरीय शासन प्रणाली, नगरीय शासन प्रणाली से है।
कि शहरों में शासन, सिटी में शासन कैसे चलेगा। वहाँ पे शहरी शासन प्रणाली के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर कार्यपालिका का गठन किया जाता है। उनके अनुसार शहर के शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। और स्थानीय स्वशासन प्रणाली में ग्राम पंचायतों का गठन होता है, जिनके द्वारा स्थानीय स्वशासन प्रणाली का संचालन किया जाता है। यानी एक बार फिर देखते हैं, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं 73वें संविधान संशोधन 1992 या अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। और 12वीं जो थी 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया और ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस तरह से देखते हैं कि अनुसूचियों की संख्या जो 8 थी वो बढ़कर कितनी हो गई, 12। इसलिए देखेंगे कि इसमें जब अनुसूची का क्वेश्चंस करें कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो हर कंडीशन में हम 12 आंसर लगाएंगे। जब आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में, भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तब हम उस कंडीशन में 8 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 8 को सही ऑप्शन करेंगे हम। जब मूल संविधान दे आपको तब हम 8 लगाएंगे। यदि जनरली पूछे कि कितनी अनुसूचियां हैं, तो उसमें हम हमेशा 12 ही ऑप्शन ट्रिक करेंगे। इतना समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लंबा संविधान की चर्चा हो रही थी। इसी की आगे हम बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे लंबा अलिखित संविधान, यानी विश्व का सबसे लंबा अलिखित संविधान किस देश का है, बताएं आप लोग। हमने बोला कि विश्व का सबसे लंबा अलिखित संविधान किस देश का है? गुड, सही आपने बताया, इंग्लैंड का संविधान, यानी ब्रिटेन देश या इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है, ठीक है, और यह विश्व का सबसे लंबा अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान में केवल एक चीज लिखी मिलती है, ब्रिटेन के संविधान में केवल एक चीज लिखी मिलती है, लिखित है, केवल एक चीज लिखित है, वह है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, केवल एक चीज लिखी गई है, क्या? मैग्ना कार्टा। यही लिखित है। ये मैग्ना कार्टा क्या है? ब्रिटेन के नागरिकों को, ब्रिटेन के नागरिकों को दिया गया लिखित घोषणा पत्र है, जिनमें वहां के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक। और ये मैग्ना कार्टा या लिखित अधिकार किसने घोषित किया, जान लेते हैं। ये मैग्ना कार्टा वहां के राजा जॉन, कौन थे? राजा जॉन के द्वारा, यानी राजा जॉन के द्वारा ब्रिटेन के नागरिकों को दिया गया लिखित घोषणा पत्र है, जिसमें उनके कुछ अधिकारों को दिया गया है। बात समझ में आई? अब देखते हैं ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा, यानी ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा को राजा जॉन ने कब दिया था लिखित रूप से, तो बात करें ये 15 जून 1215 ईस्वी को, 15 जून 1215 ईस्वी को राजा जॉन के द्वारा ब्रिटेन के नागरिकों को
लिखित घोषणा पत्र दिया गया जो ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और मैग्ना कार्टा पे चर्चा करेंगे। अगर आपसे पूछें कि भारत का या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वो है हमारा भारतीय संविधान का भाग 3। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में क्या उल्लिखित है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल्स राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार जो संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया था। ठीक है बेटा, इतना आज आपको समझ में आया आज की क्लास? ठीक है, हम अपनी क्लास यहीं पर बाइंड अप करते हैं और कल नेक्स्ट पार्ट इसी का चलेगा, है ना। आप लोग एनसी कैंपस को सब्सक्राइब करिए तथा इसको अन्य लोगों तक, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे कि इसके फायदे और भी स्टूडेंटों को हो सके, उनका भी भविष्य संवर सके। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट होते हैं जो गरीब परिवार से रिलेटिव होते हैं, जो ऑफलाइन क्लास को एफर्ट नहीं कर पाते हैं फीस की वजह से। हो सके भाई उनके पास आसपास या अपने दोस्त की कुछ समय के लिए मोबाइल का यूज करके इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद क्लास, थैंक यू।